बेटा माइक खोल देता हूं। माही प्लीज टेल लास्ट वाला फैक्टर। एस अपॉन एस लेस देन लेमडा अपॉन डी। दीपांशु बिसारिया इज ऑन फायर। दीपांशु बिसारिया जबरदस्त अटैकिंग मोड में आज। एस अपॉन एस लेस देन लेमडा अपॉन डी। अरे मोनोक्रोमेटिक ना दिखाई देगी, फ्रिंजेस दिखाई देंगी। हाँ विजिबल रेंज। देखो फैक्टर्स, अरे कौन से नंबर का चलेगा फैक्टर? नंबर बताओ कौन से नंबर का फैक्टर? 10। चलो भाई 10 नंबर, ठीक है 10 नंबर। ध्यान से देखना भाई, ये जेई के लिए और नीट के लिए विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस, विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस, ठीक है, विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस। तो इट इज गिवन बाय V इक्वल्स टू I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम इंटू 100। सही है, इंटू 100%। डेट इज कॉल्ड विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस। अगर हम आपसे पूछें कि I मिनिमम कितना होना चाहिए कि विजिबिलिटी 100% हो जाए, बताओ व्हाट शुड बी I मिनिमम सच दैट द विजिबिलिटी बिकम 100%? कितना होना चाहिए? 0। वेरी गुड। I मिनिमम इक्वल 0 तो विजिबिलिटी विल बी 100%। याद करो I मिनिमम को 0 करने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों स्लिट की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए और दोनों एम्पलीट्यूड बराबर होने चाहिए, है ना भाई। तो विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस तब बढ़िया होंगी जब I मिनिमम क्या हो जाए? 0 हो जाए, यानी डार्क फ्रिंजेस आर एब्सोल्युटली डार्क एंड बोथ द एम्पलीट्यूड विल बी सेम। दिस इज कॉल्ड विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस। डायरेक्ट एकदम आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 11, शेप ऑफ इंटरफियरेंस फ्रिंजेस। शेप ऑफ इंटरफियरेंस फ्रिंजेस। अब देखो आपको इन्होंने बोला इंटरफियरेंस फ्रिंजेस की शेप, है ना। तो आपसे इन्होंने क्या बताया, ध्यान से देखिए। यहां पर एक सोर्स है, यहां पर स्लिट है S1 S2। तो ये स्लिट है बेटा रेक्टेंगुलर, इस तरह से ये, ठीक है, रेक्टेंगुलर स्लिट। अब आपसे बोल रहा है ये कि बताइए यहां पर फ्रिंज कैसी बनेगी। तो बेटा जो स्क्रीन है, ध्यान से देख लेना, स्लिट कैसी है? रेक्टेंगुलर स्लिट है। कैसी स्लिट है? मैं लिख देता हूं रेक्टेंगुलर स्लिट। रेक्टेंगुलर स्लिट कैसे स्लिट है? रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर शेप का स्लिट। तो यहां पर जो फ्रिंज बनेगी सेंटर पे तो बनेगी बिल्कुल सीधी, स्ट्रेट, सेंटर, सेंटर। फिर बनेगी थोड़ा सा कर्व। अरे यार ज्यादा हो गया, थोड़ा सा कर्व, थोड़ा सा कर्व, ठीक, थोड़ा सा कर्व। फिर बनेगा थोड़ा और कर्व, 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 ऐसे, ठीक है। बताओ अरे कैसी बनी भाई? सेंटर पे स्ट्रेट, फिर जैसे जैसे आप ऊपर को चले कर्वेचर बढ़ता गया। बताओ समझ आया? अरे सेंटर पे कैसा बना बेटा? स्ट्रेट, और जैसे जैसे आप ऊपर को चलते गए कर्वेचर जो है वो बढ़ता गया, है ना भाई। कर्वेचर क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है ना। ऐसी फ्रिंजेस। अब देखिए ये तो हुआ फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप, ये हुआ सोर्स, ये हुआ बेटा सर्कुलर S1 S2। ये हुआ बेटा स्क्रीन। आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई फ्रिंज कैसी बननी है यहां पर, व्हाट इज द शेप ऑफ फ्रिंज, है ना। बताओ
शेप ऑफ फ्रिंज कैसी बननी है, ठीक है, सर्कुलर होल है ना, तो कैसी फ्रिंज बनेगी, तो बेटा यहां पर फ्रिंज बनेगी सर्कल, ऐसे। नंबर 3, अब आपसे बोला जाए कि भाई स्लिट ऐसे रखिए परपेंडिकुलर, स्लिट परपेंडिकुलर टू स्क्रीन और सामने ऐसे स्क्रीन है, कह रहा है कैसी फ्रिंज बनेगी, तो ऑलवेज सर्कुलर, कोई भी शेप हो स्लिट का, ऑलवेज दे आर सर्कुलर, है ना। दोबारा देखो, अगर स्लिट रेक्टेंगुलर होगी और स्क्रीन जो है स्लिट के पैरेलल रखी है, तो सेंटर पे तो स्ट्रेट बनेगा और फिर कर्वेचर बढ़ता जाएगा। अगर सर्कुलर स्लिट है और सोर्स है तो सर्कुलर फ्रिंज बनेगी, और अगर स्लिट परपेंडिकुलर रखी है स्क्रीन के तो हमेशा सर्कुलर बनेगी, चाहे स्लिट का शेप कैसा भी हो, सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, कुछ भी हो, ऑलवेज सर्कुलर यू विल गेट। क्या आपको ध्यान रहेगा ये? बताओ बेटा, क्या आपको ये ध्यान रहेगा? अरे बोलो भाई, क्या आपको ये ध्यान रहेगा? बोलिए, क्या आपको ये ध्यान रहेगा? बोलिए, हाँ समझ आया? क्या आपको ये ध्यान रहेगा? ठीक है, 11। अब पॉइंट नंबर 12 पे आए। पॉइंट नंबर 12, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है इसमें YDSE में जो आपसे पूछा जाए और आपको आता हो, ठीक है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपसे पूछा जाए और आपको आता हो, ठीक। इंटरफियरेंस इन थिन फिल्म। अब कई तो सोच रहे होंगे कि सर ना उल्टा बोल दें, आपको आता हो नहीं बोलना चाहिए, आपको ना आता हो ऐसा बोलना चाहिए, है ना, ये सोच रहे होंगे। बेटा तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूं, सोच के देखो, ये तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूं, सोच के देखो। ये मुझे आते हैं अभी, तुम्हें तो तब आएंगे ना जब प्रैक्टिस करोगे। क्यों भाई? ये मुझे आते हैं, तुम्हारे पास तक तो तब जाएंगे जब तुम प्रैक्टिस करोगे, अभी तो तुम प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो, तो जब पढ़ोगे प्रैक्टिस करोगे तभी तो जाएंगे। जो क्या है ये REC स्लिट, रेक्टेंगुलर स्लिट वाला केस था, उसमें कर्वेचर क्यों बढ़ गया फ्रिंज का? अच्छा बेटा ये लंबी कहानी है, जो भी मैंने पॉइंट आपको डायरेक्ट बताए वो सब लंबी कहानी है, तो मैं उतनी लंबी स्टोरी आपको सुनाना नहीं चाह रहा हूं, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको कुछ हिंट्स दे दिए। सेंटर पर स्ट्रेट और फिर ऊपर जैसे चलते जाएंगे तो कर्वेचर इंक्रीज होता जाएगा, पार्ट डिफरेंस की वजह से ऐसा होता है। तो मैं इतना बहुत डिटेल में नहीं चाह रहा था आपको, ये दो तीन बातें ऐसी हैं जो मैं डायरेक्ट मैंने आपको बताई, बल्कि दो ही है, एक एस अपॉन एस लेस देन लैम्डा अपॉन डी और एक है फ्रिंज, बस। ये आपको, ये जो है आपको पार्ट डिफरेंस के हेल्प से होता है, ये है ना, ये है इंटरफियरेंस इन थिन फिल्म। मान लीजिए कोई फिल्म है इस तरीके से, टी थिकनेस, ये फिल्म है टी थिकनेस, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है। क्या है बेटा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? म्यू है। क्या है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? म्यू है। मान लीजिए इस पर एक लाइट ऐसे आती है, दैट इज इंसिडेंट लाइट। अब आप सोचो, एक लाइट तो ऊपर से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, और एक लाइट पहले अंदर आती है, फिर वापस जाती है, फिर रिफ्लेक्ट होती है। मतलब मैंने माना ये जो इंसिडेंट लाइट है इट विल ब्रेक इन 2 पार्ट्स। पहले नंबर की लाइट तो ऊपर की सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई, और दूसरे नंबर की लाइट पहले अंदर एंटर हुई, फिर लोअर सरफेस से दोबारा ऊपर गई, और फिर वापस बाहर आई। अब ये दोनों 1 और 2 बाहर कहीं जाकर के ये 1 और 2 सुपर इंपोज हो जाते हैं,
सुपर इम्पोज, और ये दोनों सुपर इम्पोज होके फ्रिंज बनाते हैं। तो आपसे इनके फ्रिंज बनाने की कंडीशन पूछी है। क्या आपको केस समझ में आया? क्या आपको ये जो पूरा फॉर्मेट है वो समझ आया? इंसिडेंट लाइट आई, एक ऊपर की सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई, एक आई नीचे गई, नीचे की सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई। अब दोनों के बीच में कुछ पार्ट डिफरेंस है ना भाई? और ये जो पार्ट डिफरेंस है, इस वजह से दोनों में बाहर इंटरफियरेंस हो रहा है। तो बाहर जो ब्राइट डार्क बन रहे हैं उनकी कंडीशन पूछ रहा है आपसे। आर यू गेटिंग दिस कंप्लीट डिस्क्रिप्शन? केस आपको समझ आया? अब इसको सॉल्व करें। क्यों भाई? सॉल्व करें। पाथ ऑफ रे वन। क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा था, when the ray reflected by hard surface, when the ray reflected by denser medium, है ना, तो उसका फेज डिफरेंस जो है वो पाई से बदल जाता है। क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा था? रे रिफ्लेक्टेड, बल्कि वेव बोलो, इंटरफियरेंस हो रहा है ना, तो वेव रिफ्लेक्टेड, तो फेज डिफरेंस पाई, सही है, फेज डिफरेंस पाई। और अगर पाई का फेज डिफरेंस है तो फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस। फाई की जगह पाई, 2 पाई बाई लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस, तो पाई से पाई कैंसिल, तो पार्ट डिफरेंस इक्वल लेमडा बाई 2। तो जो रे वन का जो पार्ट डिफरेंस है वो क्या हुआ बेटा? लेमडा बाई 2। व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस ऑफ रे वन? फॉर रे वन पार्ट डिफरेंस इक्वल वेव वन लिखो यार, रे मत लिखो, वेव वन। पार्ट डिफरेंस इक्वल लेमडा बाई 2, इक्वेशन 1। कोई दिक्कत इसमें? यहां तक बताओ कोई टेंशन? अरे यहां तक बताओ भाई, कोई टेंशन? यहां तक बताओ कोई टेंशन? ठीक है। अब जरा दोबारा देखिएगा रे 2 के लिए, वेव 2 के लिए। अब वेव 2 जो है बेटा वो अंदर गया तो उसने म्यूटी डिस्टेंस ट्रेवल किया, म्यूटी, क्योंकि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को जो डिस्टेंस होता है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर एयर होती तो टी होता, और अगर कोई मीडियम है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इनटू सेपरेशन, म्यूटी। तो म्यूटी नीचे गया, म्यूटी वापस आया, तो टोटल कितना पार्ट ट्रेवल किया? 2 म्यूटी। अगर आप ध्यान से देखें तो जो इंसिडेंट लाइट आई थी, अगर वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती, नॉर्मली हम ये कोई भी कंडीशन ना लेते, तो जो रिफ्लेक्ट हो जाती वो नॉर्मल कंडीशन होती। अब रे नंबर 1 में उस नॉर्मल कंडीशन के अलावा एक एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस डेवलप हो गया है लेमडा बाई 2, और रे नंबर 2 में उस नॉर्मल कंडीशन के अलावा एक नया पार्ट डिफरेंस डेवलप हो गया है 2 म्यूटी। पहले आप बताइए यहां तक कोई टेंशन है? बताइए, क्या यहां तक आपको समझ आया? ये दोनों वेव की प्रॉपर्टी है। अंकिशा बालियान, यार मैंने जब रिफ्रेक्शन पढ़ाया था यार दीपांशु बिसारिया, तो वहां पे आपको ऑप्टिकल पाथ पढ़ाया था यार। पुरानी चीजें ध्यान होनी चाहिए भाई। बिसारिया मैंने ऑप्टिकल पाथ पढ़ाया था वहां पर आपको। मिस्टर बिसारिया, पुरानी चीजें ध्यान होनी चाहिए यार। अपारेंट बोल दो भैया, अपारेंट नहीं था यार, रिफ्रेक्शन पहली लाइन, प्रॉपर्टीज चेंजेस आफ्टर रिफ्रेक्शन। यार तुम लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो। शीता बोल रही सोनू मोनू, वो अलग बात है, वो नॉर्मल शिफ्ट है। कोई भी टॉपिक किसी भी टॉपिक से थोड़ी जुड़ जाएगा। रिफ्रेक्शन वो रिफ्रेक्शन नहीं है जो दोनों बता रहे हो। रिवाइज नहीं कर रहे हो बेटा तुम। मैंने जब प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, लेमडा डैश, न्यू डैश, कलर, एनर्जी, उसमें पाथ भी था, एक एंगल, डेविएशन, सब पढ़ाया था उसमें। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का पोस्टमार्टम किया था जहां पर।
पर मतलब, हाँ पर बताओ, तुम पहले पर बताओ फिर बात करेंगे, बोलो। बोलो भाई। मिस्टर बिसारिया, चलो एक बात तुमसे ही बात पूछते हैं भाई, लाइट को टाइम तो सेम लगाना है, हाँ, और टाइम सेम लगाना है, वेलोसिटी स्लो हो गई है, हाँ, वेलोसिटी क्या हो गई है, स्लो। वेलोसिटी स्लो हो गई कि फास्ट हो गई, बोलो। वेलोसिटी क्या हो गई, डेंसर मीडियम में वेलोसिटी क्या हो गई, अरे डेंसर मीडियम में वेलोसिटी क्या हो गई यार, स्लो, स्लो हो गई ना। तो अगर वेलोसिटी यहां पर स्लो हो गई तो पाथ क्या होना चाहिए, टाइम सेम है, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी स्लो ये कम हो गई, टाइम सेम है तो पाथ कम होना चाहिए, कम होना चाहिए ना। तो ये जो पाथ है मीडियम का, ये एयर के पाथ अपॉन म्यू होना चाहिए, ऐसे होता है ना, ठीक है। अब जरा आप देखो कितना मीडियम भरा हुआ है, टी थिकनेस, तो अगर एयर का पाथ एयर की टर्म्स में मुझे निकालना हो तो कितना होगा, म्यू टी। समझ आया। अगर यहां पर देखो मीडियम कितने में भरा हुआ है, टी में, मुझे क्या निकालना है, एक्स एयर, तो ये हुआ म्यू टी। एयर में क्यों निकाला, क्योंकि पहली वेव एयर में चल रही है, तो दूसरा जो पाथ है उसको तभी तो चेंज कर पाओगे, तभी तो उसको उसमें माइनस प्लस कर पाओगे जब दूसरा पाथ भी एयर में होगा। ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं यार रिफ्रैक्शन में। यार ये बोलना क्या चाहिए, अंडरस्टूड फैक्टर है, पहली जो वेव है, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुमको उंगली पकड़ के नहीं लिखाना मुझे कि लिखो ए लिखो बी, तुम्हें खुद सोचना चाहिए। ये एयर में चल रही है ये वेव, दिस वेव ट्रेवलिंग इन एयर, तो मैं इसको मीडियम में कैसे ले लूंगा भाई, इसको भी तो एयर में लेना होगा कि नहीं लेना होगा, क्यों भाई। अगर इसको एयर में ले रहा हूं पहली को, तो दूसरी को एयर में लूंगा कि नहीं लूंगा, तभी तो सॉल्विंग हो पाएगी, नहीं तो कैसे, हाउ कैन वी सॉल्व। अब इनका पार्ट डिफरेंस लेना है, पार्ट डिफरेंस, तो देखने से आपको रे 2 का पाथ ज्यादा लग रहा होगा लेमडा बाई 2 से, तो रे 2 का मैंने मान लिया एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल कर रही है, तो उसका जो 2 म्यू टी पाथ है उसमें से 1 का जो एक्स्ट्रा है उसको माइनस कर दिया, ये पार्ट डिफरेंस हुआ, ठीक। ये सबको समझ आया होगा, बड़ा आसान है, कोई इसमें दुविधा नहीं होनी चाहिए। दिस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन रे 2 एंड रे 1। यहां तक बताओ कोई टेंशन है, अरे यहां तक बताओ कोई टेंशन है क्या। अब देखो दो कंडीशन हो सकती है, वी हैव टू कंडीशन, वन इज ब्राइट, तो ब्राइट के लिए 2 म्यू टी माइनस लेमडा बाई 2, जो पार्ट डिफरेंस है वो एन लेमडा होता है। अरे ब्राइट के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होता है भाई, एन लेमडा होता है, सबको मालूम है इंटरफियरेंस में, तो 2 म्यू टी एन लेमडा प्लस लेमडा बाई 2, यहां से आप लेमडा कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। बताइए ऐसा है कि नहीं है, जरा देखो है कि नहीं है, कंडीशन समझ आई होगी, हाँ कंडीशन क्लियर हुई होगी, कंडीशन क्लियर हुई होगी, बताइए, अरे कंडीशन क्लियर हुई होगी, बोलिए कंडीशन समझ आई, फटाफट बोलो यार, फटाफट बोलो, बताओ समझ आया, समझ आया। अब कौन से फ्रेंच के लिए बात कर लें, डार्क, बताओ डार्क के लिए इसको क्या ले लें, 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, डार्क के लिए क्या ले लें बेटा, 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, तो जरा सॉल्व करा दो उसको। 2 म्यू टी इक्वल
2n-1 लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, तो ये हो जाएगा बेटा 2n लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, कैंसिल, तो n लैम्डा। ये कंडीशन है डार्क की। बोलो समझ आया? मेरे ख्याल से बच्चों वाली सॉल्विंग है, समझ में आई होगी। बोलो अरे समझ आया, बताओ समझ आया, बोलो समझ आया, बताओ भाई समझ आया, क्लैरिटी? हाँ चले, पॉइंट नंबर 13। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है इसमें जो आपको आता ना हो, एवरी पॉइंट आई एम टेकिंग, एवरी पॉइंट। पॉइंट नंबर 13, शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न ऑन इंसर्टिंग माइका शीट। फ्रिंज पैटर्न में शिफ्ट होना अगर आप माइका शीट रख दें तो ठीक। पहले आप समझो माइका शीट क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइका शीट। कभी टेबल देखे हो? टेबल, अरे टेबल देखिए कभी, हैव यू सीन टेबल? टेबल पे ऊपर माइका लगी होती है, उसको छील लो। अरे टेबल पे ऊपर माइका होती है, उस पे छीलो, उसको छीलो, उसका एक पतली सी पन्नी निकाल लो, पतली सी पिन्नी, जो सबसे ऊपर जो सबसे बारीक पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड माइका शीट। उसको क्या कहते हैं भाई? माइका, मिका शीट। क्या बोलते हैं उसको? माइका शीट। अब जरा ध्यान से देखो, ये सोर्स S, यहां पर दो स्लिट S1 S2, यहां पर ये O पॉइंट, ये X है, ये भी X है, ऐसा। और अगर आप देखें तो सेंटर पर क्या बन रहा था? ब्राइट। इसमें कोई दिक्कत? ये तो बचपन से पढ़ रहे हो, बोलो इसमें कोई समस्या? अरे इसमें कोई प्रॉब्लम? समझ आया? अब देखो हमने यहां पर T थिकनेस की एक माइका शीट रख दी, T थिकनेस, और ये पार्ट डिफरेंस है X। अब T थिकनेस की हमने एक माइका शीट यहां पर प्लेस कर दी। अब बताइए आप, ये जो है ये किधर शिफ्ट होगा? पूरा जो O पॉइंट है वो ऊपर जाना चाहिए कि नीचे जाना चाहिए? बताइए। जो O पॉइंट है वो किस तरफ जाना चाहिए, ऊपर के नीचे? बताओ पहले बताओ। जो S1O है माइका शीट रखने के बाद बढ़ गया कि घट गया? बताओ। जो S1O है वो माइका शीट रखने के बाद लंबाई बढ़ गई कि घट गई? एयर की टर्म्स में बताना है, कभी फिर बोलो यार पहले नहीं बताया था। अरे S1O माइका शीट रखने के बाद बढ़ गया कि घट गया? S1O इंक्रीज हो गया। सही है? तो मान लो अभी ये बढ़ गया, मान लो ये तो 2 है, अब ये 3 हो गया, तो इसको कम करना पड़ेगा। अरे बोलो ना यार, ये 2 था, मान लो S2 से वो 2 था और S1 से O अब 3 हो गया, तो इसको घटाना पड़ेगा कि नहीं? क्यों भाई, इसको डिक्रीज करना पड़ेगा कि नहीं? बताओ। तो अगर मैं ये पॉइंट यहां ले जाऊं O डैश और अब ऐसे मिला दूं, तो क्या आप देख पा रहे हो S2O डैश अब 2.5 हो गया है और S1O डैश घट के 2.5 रह गया है। तो अब जो O पॉइंट पे मिल रहा था वो O डैश पे मिल रहा है। अरे बताओ यार, S1O बढ़ गया था, ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट हुआ, O से O डैश चला गया, तो अब S1O डैश जो है वो 2.5 हो गया और जो S2O डैश है वो भी इंक्रीज होके 2.5 हो गया। तो अगेन जो O पे मिल रहा था वो अब O डैश पे मिल रहा है। सही है भाई?
तो अगर माइका शीट को अपर बीम में डालते हो, इफ माइका शीट is placed in upper light beam, pattern shift up, and if mica sheet is placed in lower light beam, pattern shift डाउन। पहले यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? अरे पहले यहां तक बताओ कोई समस्या है क्या? अरे यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बोलो यार, कैसे ढीले हो रहे हो? एक बच्चे ने कहा बस नहीं। अरे बोलो भाई, सब बताओ, बोलो कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। अब चलिए, अब देखिए जरा, अगर आप देखें, अगर एयर होती तो टी डिस्टेंस ट्रेवल करता, माइका है तो म्यू टी ट्रेवल किया। अरे ये तो अभी देख लिए हो आप थोड़ी देर पहले। अगर माइका ना होती तो टी जगह में टी ही तो चलता, लेकिन माइका आ गई तो टी जगह में म्यू टी चला। क्यों भाई? अगर एयर होता तो टी जगह में टी चलता, और माइका आ गई तो टी जगह में म्यू टी चला। तो एक्स्ट्रा पार्ट कितना हुआ? पार्ट डिफरेंस। अरे माइका शीट रखने से पार्ट डिफरेंस क्या हो गया भाई? म्यू टी माइनस टी, तो टी कॉमन, म्यू माइनस 1, इक्वेशन 1। यहां तक कोई समस्या? अरे यहां तक कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या? अब आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था YDAC, उसका पार्ट डिफरेंस अगर आप देखें बाय YDAC पार्ट डिफरेंस, तो पार्ट डिफरेंस इक्वल YD बाई कैपिटल D। याद करो, जब YDAC हम डिराइव कर रहे थे तो ये पार्ट डिफरेंस आ गया था Y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। जब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोग डिराइव कर रहे थे तो ये पार्ट डिफरेंस आ गया था Y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। आया था कि नहीं आया था? अरे आया था कि नहीं आया था यार, बताओ। ठीक है, चलिए अब जरा फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को बराबर रख दो, फ्रॉम 1 and 2। चलो बताओ, YD अपॉन कैपिटल D इक्वल म्यू माइनस 1 इंटू टी। यहां से Y निकालो तो इट इज म्यू माइनस 1 कैपिटल D इंटू टी अपॉन स्मॉल d। इसको डिब्बा बंद कर दो और इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दो। पहले जो डिस्टेंस आ रहा था nth फ्रिंज का सेंटर से, वो अब इतना हो गया है। पहले जो डिस्टेंस आ रहा था nth फ्रिंज का सेंटर से, वो अब ये हो गया है। दिस इज द न्यू डिस्टेंस ऑफ nth फ्रिंज फ्रॉम सेंटर। मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा, आपको इसमें शायद कोई टेंशन नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है ना। YDAC में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने पढ़ा था बीटा इक्वल्स टू डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। आपको यहां कैपिटल D अपॉन स्मॉल d दिख रहा है, तो बीटा अपॉन लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। सो वैल्यू रख दो, y इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, इट इज बीटा बाई लैम्डा इंटू टी। दिस इज अनदर फॉर्मूला। बताइए, समझ आया? यहां तक कोई टेंशन है? बताओ भाई, यहां तक कोई टेंशन है? अरे यहां तक कोई टेंशन है? बताओ। यहां तक कोई टेंशन है? बोलो, समझ आया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब अगर हम आपसे पूछें
कि जरा आप मुझे ये बताइए कि अगर हम आपसे पूछें कि जरा ये बताइए कि नंबर ऑफ फ्रेंच, मतलब जो ओ पॉइंट था वो ओ डैश पे चला गया, तो बीच में कुछ फ्रेंच भी तो होंगी भाई। ओ पॉइंट जो सेंटर पे था वो ओ डैश पे चला गया, तो पहले इनके बीच में कुछ स्पॉट बन रहे होंगे, कुछ फ्रिंज बन रही होंगी, तो वो स्पॉट शिफ्ट हो गए, वो स्पॉट यहां से गायब हो गए क्योंकि अब सेंटर ही ओ से ओ डैश पर चला गया। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कितनी नंबर ऑफ फ्रिंज जो है गायब हो गई। नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड, क्या निकालना है आपको? नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड। तो जरा आप ध्यान से देखो, y है टोटल सेपरेशन, बीटा है एक फ्रेंच की चौड़ाई। अगर टोटल को एक फ्रेंच की चौड़ाई से डिवाइड करूं तो क्या नंबर ऑफ फ्रेंच आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, क्या टोटल जो सेपरेशन है, टोटल जो डिस्टेंस है, उसको अगर मैं एक फ्रेंच की चौड़ाई से डिवाइड कर दूं, मान लो ये है 5 मीटर और एक फ्रेंच की चौड़ाई है 5 मिलीमीटर, इसको इससे डिवाइड कर दूं, देन यू विल गेट नंबर ऑफ फ्रिंजेस एंड दैट इज μ-1 into t by lambda, that is number of फ्रिंज। ठीक है, क्या आया बेटा? ये नंबर ऑफ फ्रिंज आया। क्या आया बेटा? नंबर ऑफ फ्रिंज आया। अगर हम आपसे पूछें कि थिकनेस बताइए माइका शीट की, फाइंड थिकनेस ऑफ माइका शीट, तो यहां से देख लीजिए t इक्वल्स टू n lambda upon μ-1, where n equal number of fringes। ये है बेटा। आपसे कुछ भी पूछे, कुछ भी, जो भी वो सोचता हो, वो कुछ भी पूछ ले आपसे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आप आंसर दे पाओ। क्यों? ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आप आंसर दे पाओ। ठीक, वो कुछ भी पूछ ले, ही कैन आस्क एनीथिंग, तो आप कह देना भैया पूछते रहो, तुम्हारा मुंह कुछ भी पूछ लो, हमें थोड़ी पता। क्यों भाई? आप उससे बोल देना कि तुम्हारा मुंह कुछ भी पूछ लो, हाँ, हमें थोड़ी पता। तुम्हारा मुंह है, पूछते रहो, हमें नहीं पता। आई एम नॉट इंटरेस्टेड हाँ टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, कुछ भी पूछते रहो, मैं नहीं बताने वाला। ऐसे ही कर देना आप। ठीक, इंटरफियरेंस पे पीएचडी करा दिए मैंने आपकी, इंटरफियरेंस पे पीएचडी हो गई आपकी। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, ऐसा कोई बिल्कुल भी एक भी पॉइंट नहीं है जो आपको नहीं आ रहा हो। इंटरफियरेंस पे पीएचडी हो गई आपकी। आप बताइए कोई टेंशन है क्या? बताइए कोई टेंशन? आपको ऐसा कोई पॉइंट जो इंटरफियरेंस पे आपको समझ ना आया हो या आपको लगा हो अरे बहुत ही टफ है यार, वेव ऑप्टिक्स तो बेहद टफ है, वेव ऑप्टिक्स तो यार बहुत ही दिक्कत कर रही है, ऐसा कोई पॉइंट आपको लगा हो, है ना? इंटरफियरेंस खत्म कर दिया है हमने, इंटरफियरेंस इज फिनिश्ड नाउ, और इंटरफियरेंस पर पीएचडी आपकी हो गई है ना? इंटरफियरेंस हमने खत्म कर दिया है और इस पर आपकी पीएचडी हो गई है। कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको बहुत टफ लगा हो? मेरे ख्याल से ऐसा पॉइंट होगा नहीं। अभी आप समझिए, जब वेव ऑप्टिक्स आपका पूरा हो जाएगा ना, तो उसके बाद बहुत जो है छोटे छोटे से चैप्टर हैं और फिर आपका सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, तो अभी मुझे इस चैप्टर को खत्म करने में आई विल टेक 3 days डिफ्रैक्शन, देन 2 दिन पोलराइजेशन और चैप्टर खत्म। ठीक है, आई विल टेक 3 days टू कंप्लीट चैप्टर। ये है ना? डिफ्रैक्शन आज ही पढ़ाऊं? बताओ, डिफ्रैक्शन शुरू करूं, कल से शुरू करूं? आप अच्छे से रिवाइज कर लो, है ना? डिफ्रैक्शन, चलो ठीक है, डिफ्रैक्शन कल से शुरू करते हैं, आप अच्छे से रिवाइज कर लो। हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके बेटा, अच्छे से रिवाइज कर लेना।